हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ये 2025 के लिए जो मॉडल पेपर है ये दूसरा सेट है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले सेट को भी हमने पार्ट वाइज सॉल्व किया है, इस सेट को भी हम पार्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं और इसका हमने 2 पार्ट सॉल्व किया है। पहले और दूसरे पार्ट को मिला करके हमने सवाल नंबर 5 तक के सभी खंड को सॉल्व किया है और इस वीडियो में हम सवाल नंबर 6 से लेकर के अंत तक के सभी सवालों को लगाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहला जो सवाल है इस वीडियो के लिए वो है सवाल नंबर 6। सवाल दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो जवाब इसका ये है, आप स्टेप बाय स्टेप सुने कि विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होता है। सबसे पहले आपको उसका जवाब लिखना है। तो जवाब ये होगा कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से या फिर अवमंदित गति से चलता है तो ऐसी दशा में वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ में वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और साथ में तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंदर संचित ऊर्जाओं का मान बराबर होता है। तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी हैं और अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके प्लेलिस्ट है, आपको ये चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल। 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार में तली से 0.1 मीटर ऊंचाई तक ग्लिसरीन, जिसका अपवर्तनांक इन्होंने दिया है 1.4 है। जार की तली के बीच में एक छोटा प्रकाश स्रोत रखा है। ग्लिसरीन के तल पर वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश बाहर निकलता है। यह है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल और ये सवाल काफी बढ़िया न्यूमेरिकल है, किरण प्रकाशिकी का। तो जैसा जैसा इन्होंने सवाल में दिया है, सबसे पहले हम उस तरीके की डिजाइन बनाएंगे। हम एक जार बना लेते हैं और इस जार की इन्होंने रेडियस दिया है। खैर हमें उस रेडियस से कोई लेना देना है नहीं, जो इन्होंने रेडियस दिया है उस रेडियस का कोई काम नहीं है। ये एक बेलनाकार जार है जिसकी त्रिज्या इन्होंने दिया था 0.2 मीटर, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं था कि ये बेलन है। हालांकि जो जार है ये बेलन के शेप का ही है। आप चाहें तो इसको स्फेरिकल शेप में भी बना के सवाल सॉल्व करोगे तो भी जवाब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 0.1 मीटर की ऊंचाई तक ग्लिसरीन भरा है, मतलब इसमें जो हाइट है ग्लिसरीन की उसकी ऊंचाई इन्होंने दिया है 0.1 मीटर। तो हम ऐसा कुछ फिगर बना लेते हैं। इतनी ऊंचाई तक इन्होंने ग्लिसरीन भर के रखी है और उसकी तली पे एक प्रकाश स्रोत रखा है। अब इससे निकलने वाली लाइट कितनी दूरी तक इसके ऊपर प्रकाश उत्पन्न करेगी, यहाँ पे एक शंकु बनेगा, उसी के बारे में डिस्कस करनी है। कितनी दूरी तक ये, तो कुछ भाग तो निकल के बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली लाइन होगी वो इस पे स्पर्श रेखीय गति करती हुई जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और वो जो सबसे बाहरी लाइन होगी वही रेडियस तय करेगी, क्योंकि उसके फिर बाद में इधर उधर अंधेरा रहेगा। तो हम एकदम लास्ट वाली लाइन लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है एकदम अंतिम लाइन और ये इधर की है एकदम से अंतिम लाइन, मतलब इधर से भी लाइट निकलेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ये अब इसके इधर मान लो इसकी क्षमता नहीं है, ये एकदम अंतिम वाली लाइन है जो कि स्पर्श रेखा बनाते हुए मान लो बाहर निकल गई प्रकाश की किरण इधर से। तो जैसे ही लाइट आपतित होती है मालूम है, तुरंत हमें वहां पे बनाना होता है एक आपतन कोण। तो हमने यहाँ एक आपतन कोण सी बना लिया। ऐसे ही आप एक इधर आपतन कोण सी बना सकते हो। ये चारों तरफ बनेगा ये सी, आपको कोई एक लेना है।
ये हो गया एंगल सी, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इसे हम सी क्यों कहेंगे, क्योंकि इस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है, तो इसे हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। इधर वाला भी है 90 डिग्री, इधर वाला भी हो गया 90 डिग्री। और ये जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट सवाल में ही दिया है, 0.1 मीटर तक भरा था जब ग्लिसरीन, और सबसे नीचे पड़ा है। इसका इन्होंने अपवर्तनांक दिया है 1.4। हम इसके अपवर्तनांक को n या n1 या n2 जो संकेत से लिख सकते हो। चलो हम इसके संकेत को n1 लिखते हैं। इसका मान इन्होंने दिया है 1.4, और ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक हवा है तो उसका 1 रहेगा। अगर हम ये वाली रेडियस निकाल ले गए तो हमें इस पूरे शंकु का ये जो ऊपरी लेयर है इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि इन्होंने पूछा है। हम यहाँ पे मान लेते हैं लाइट सोर्स यस है और ये है बिंदु ओ। तो इतना सबसे पहले आपको फिगर बना लेना है, और उसके बाद आपको लैंग्वेज भी लिखना रहेगा कि मान लेते हैं कि माना एक जार है, उसकी तली पर एक प्रकाश स्रोत यस रखा है, और इस प्रकाश स्रोत यस की जो गहराई है वो है 0.1 मीटर। यहाँ से चलने वाली आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण सी है, जिसके लिए आर का मान 90 डिग्री है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक n1 1.4 है, और उसके सापेक्ष या फिर उसके चारों तरफ जो वायु है उसका अपवर्तनांक n2, उसको हमने 1 रखा है। इतनी सारी बात सबसे पहले आपको लिखनी होगी, और यहाँ पे हम इसकी त्रिज्या r ले लेते हैं, वही हम निकालेंगे। तो अगर ये वाला एंगल c है तो ये एंगल भी c होगा, ये बात आप जानते हो, एकांतर कोण है। ऐसे ही अगर ये c है तो ये एंगल भी c होगा, और आपको किसी एक ही ट्रायंगल की जरूरत है। तो हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम होता है n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। n1 अपवर्तनांक है 1.4, साइन इसी माध्यम के लिए एंगल है c, n2 का 1 है, और उस माध्यम के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 1.4 साइन c। साइन 90 का मान 1 होता है, यानी मिला जुला के ये 1 हुआ। तो यहाँ से साइन c की वैल्यू हो जाएगी 1/1.4 यानी 10/14, या फिर साइन c का मान हो जाएगा 5/7। ये साइन c की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमें चूंकि निकालना है r, तो साइन c से लंब और कर्ण का संबंध होता है। अगर हम कास निकाल लिए तो आधार और कर्ण का होता है, और चूंकि हमें इस पथ का कोई मतलब नहीं, हमें r चाहिए, और ये वैल्यू इन्होंने दिया है। तो अगर हम लंब और आधार का रिलेशन लगाए नहीं tan का, तो काम चल जाएगा। तो उसके लिए हमें tan c निकालना होगा। तो हम लिखेंगे tan c बराबर होगा साइन c बटे कास c। अब हम कास नहीं जानते हैं कि कितना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan c की वैल्यू को। साइन c तो जानते ही हैं, लेकिन कास c का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर c। अब ये हो गया साइन c। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। tan c लंब बटे आधार, यानी r बटे आधार का मान है 0.1, ये इसकी पूरी हाइट है। साइन c का मान है 5/7, और 1 ऋण साइन स्क्वायर c यानी 25/49 बराबर होगा r बटे 0.1 5/7, और 49 सेकंड में 49 में से 25 घटाएंगे 24/49। ये होगा r बटे 0.1 बराबर 5/7, और 24 को लिखेंगे 6 × 4, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, और 49 का 7 हो जाएगा 2/7, और करड़ी में 6।
7 से 7 को हम हटा सकते हैं, तो आएगा r बटे 0.1 बराबर 5/2 करली में 6, या फिर r का मान दशमलव से गुणा करा देंगे इधर, तो हो जाएगा 0.5/2 करली में 6, या फिर r का मान लिख सकते हैं 5/20 करली में 6, या फिर 1/4 करली में 6। तो इस तरीके से हमें इसकी त्रिज्या मिल गई। इतने मीटर की त्रिज्या बनेगी जो प्रकाश ऊपर निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे निकालना है तली पर प्रकाश का जो क्षेत्रफल होगा वो सूत्र क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर से ही निकलेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1/4 करली में 6 इसका वर्ग। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 22/7 और 1/96। चाहे तो आप 22/7 का मान 3.14 भी लिख सकते हो और उसमें डिवाइड कर देना है 96 से, तो ये पूरा जवाब बनेगा 0.3278 मीटर स्क्वायर। भाग करने पर इतना ही आएगा और यही इसका जवाब भी बन जाएगा। ये है सवाल नंबर 6 का ऑप्शनल, और ये बड़ा खूबसूरत न्यूमेरिकल है। आप इसको जरूर लगाएं और इस तरीके के सवाल को भी जरूर लगाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। प्रिज्म कोण 6 अंश के कांच के प्रिज्म द्वारा लाल, पीला और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन क्रमशः दिया है 50.6, 51.9 और 52.8 डिग्री है। प्रिज्म के परिक्षेपण क्षमता बताओ। ये है सवाल नंबर 7 और बड़ा आसान सवाल है। विक्षेपण क्षमता निकालना है, परिक्षेपण क्षमता। इसका सूत्र होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा V। यही इसका सूत्र है, डेल्टा Y। अब इस सवाल में इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि लाल रंग के लिए विचलन कोण 50.6 है और उसके बाद पीले रंग के लिए दिया है 51.9 डिग्री और बैगनी रंग के लिए दिया है 52.8 डिग्री। ये 3 वैल्यू पहले से दे रखा है, वही चीज यहाँ रख देना है। तो डेल्टा V इसके लिए विचलन कोण है 52.8 डिग्री और R के लिए है 50.6 और Y के लिए इन्होंने जो वैल्यू दिया है ये है 51.9 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा ये 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 52 में से 50, तो ये 2 ही बचा। तो जब 2.2 बटे 51.9 यानी 22/519, इसका यही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो, तो ये आएगा लगभग 0.042 के आसपास में ही आएगा। चाहे तो आप वहां तक इसको सॉल्व करो, 0.042 तक ही आएगा, 4 के आसपास में रहेगा। आप चाहे तो इसको इतना जवाब लिख सकते हो। सिंपल यही है, यही इसका जवाब लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 22/519। और उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये दिखाते हैं आपको हम। ये है सवाल नंबर 7 का ऑप्शनल। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 3/2। निम्न के मान ज्ञात करो। ये एक फिगर में बना के ABCD बनाया इन्होंने। इसकी फोकस दूरी निकालना है। यदि लेंस को AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तब फोकस दूरी, और अगर CD के अनुदिश काटा जाए जो कि यहाँ बना के रखा है तब फोकस दूरी बताना है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शनल है।
और मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व करें, अनसॉल्व भी हल करें, जिससे आपको एक अनुभव मिलता है कि किस तरीके से हम बोर्ड परीक्षा के सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भी चित्र बना देते हैं जैसा कि इन्होंने कहा है बनाने के लिए। लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई। इस तरफ है CD और इस तरफ है AB। इसमें इन्होंने दिया है वक्रता त्रिज्या दोनों भाग की। R1 की वैल्यू इस तरफ के लिए 20 हो जाएगी सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू होगी ऋण 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इस साइड में है। अब फोकस दूरी हमें निकालना है, तो सूत्र होता है 1/f इक्वल n-1 1/r1 - 1/r2। n अपवर्तनांक दिया है 3/2, ऋण 1/r1 का मान 20, ऋण 20, 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2। घटाएंगे जब इसको, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा ही आएगा, जो हो गया 1/20 धन 1/20 बराबर 1/2, और इधर हो जाएगा 2/20, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/20। ये हो गया 1/f का मान, यानी f की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये इसका पहला जवाब हो जाएगा। इसमें दूसरे कंडीशन में कहा है कि AB के अनुदिश काट दिया, ऐसे खड़ा खड़ा इस लेंस को काट दिया तब क्या होगा। AB के अनुदिश काटने पर त्रिज्या में डिफरेंस आएगा। R1 तो वही रहेगा क्योंकि ये तो सही सलामत बच जाएगा 20 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू हो जाएगी अनंत। चाहे आप इन दोनों भाग को सॉल्व कर सकते हो, तो R2 अनंत होगा, ये R1 अनंत होगा और R2 की वैल्यू आएगी। तब यहाँ पे फोकस दूरी 1/f बराबर, अपवर्तनांक तो नहीं बदलेगा, R1 की जगह पे 20 और R2 की जगह पे अनंत, का मतलब 1/∞ 0 होता है, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/2 और 1/20, यानी हो जाएगा ये 1/40, यानी फोकस दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर जब हम AB के अनुदिश काटेंगे। नंबर 3 कहा है CD के अनुदिश। CD के अनुदिश काटेंगे जब, तो जब आप CD के अनुदिश काटोगे तो लेंस कैसा दिखेगा, इस तरीके से, ऐसे ही केवल। तो यहाँ पे अभी भी R1 और R2 वही है, तो यहाँ पे लिखेंगे काटने पर R1 R2 अपरिवर्तित है, मतलब ये नहीं बदला, अपरिवर्तित है, इसलिए फोकस दूरी इसकी जो पुरानी पहले थी वही रहेगी। तो ये है सवाल नंबर 7 का ऑप्शनल। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है और यहाँ पे इसके सॉल्यूशन का अंत है। अगला जो सवाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 8 और 9। ये जो दोनों सवाल हैं, इन दोनों सवालों का जवाब पीछे के सभी सेटों में मिलेंगे आपको, 2024 के सेटों में मिल जाएगा। और अभी इससे पहले का जो आप सवाल लगा रहे थे ग्लिसरीन वाला, उसमें ये क्रांतिक कोड से रिलेटेड टॉपिक थी, ये वही टॉपिक यहाँ पे है। तो फ्रैंक हार्ट का प्रयोग क्रांतिक कोड के बारे में, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और एवेलांस भंजन, ये जो है PN जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और वोल्टता इतनी बढ़ा देते हैं कि जिससे विपरीत दिशा में भी धारा बहने लगती है, तो उसे हम एवेलांस भंजन कहते हैं। जो हमारा एक 1 शॉट वीडियो है PN जंक्शन डायोड का, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया, आप उसको देख सकते हैं और आप इस तरीके से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं हम मॉडल पेपर 2 को। उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर में हमने जो कुछ आपको बताया समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।